नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जामोफोबिया में। मैं धर्मेंद्र। जैसा कि मित्रों आप लोग जानते हैं, हमारे चैनल के माध्यम से आपको विभिन्न संस्थानों के मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व मिल रहे हैं और इसका PDF आपको हमारी टेलीग्राम चैनल के माध्यम से प्राप्त हो जाएगा। तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो इस वीडियो के बाद में दिया गया है, वहाँ पे जाके आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ के से आप इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा मित्रों, अब तक हम लोगों ने दृष्टि IAS संस्थान के PCS के पेपर सॉल्व कर लिए हैं। ढे के ऑलरेडी चल रहे हैं और आज से हम लोगों ने GS वर्ल्ड के शुरू किए थे। तो अब GS वर्ल्ड का एक पेपर हम लोग लगा चुके हैं जो एंशिएंट हिस्ट्री पर आधारित था और काफ़ी अच्छा फैक्ट्स उसमें यूज़ किए गए थे। काफ़ी अच्छे उसमें स्टेटमेंट्स क्वेश्चन थे। काफ़ी आपके जो आजकल नया ट्रेंड चल रहा है मॉडरेट पेपर का UP PCS के थ्रू, तो वो उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आप उस वीडियो को ध्यान से देखें। अब जो पेपर हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं वो मित्रों है मेडिवल इंडिया, यानी मध्यकालीन भारत के इतिहास पर बेस्ड। और मित्रों इतना ध्यान रखना कि इतिहास के क्वेश्चंस का वेटेज UP PCS में अच्छा खासा रहता है। 22 से 28 तक, यानी लगभग एक चौथाई क्वेश्चन से ज़्यादा यहाँ पर आपको प्राप्त होंगे। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और विभिन्न संस्थानों के जो मॉडल टेस्ट पेपर की प्रैक्टिस सेट्स लगवाए गए हैं वो आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएंगे। तो ज़्यादा बात ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का मॉडल टेस्ट पेपर जो एंशिएंट हिस्ट्री पर बेस्ड है। देखते हैं क्या है पहला क्वेश्चन। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। मोहम्मद बिन तुगलक की योजना और कालक्रम। तो यदि हम बात करें मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे सन की सुल्तान के तौर पर भी जाना जाता है, उसने समय समय पर क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं जिसके कारण उसे तुगलक फरमान के तौर पर भी जाना जाता है। और बात ये भी है कि उसके ये जो उसने सुधार की बातें की, जो बड़ी बड़ी उसने परिवर्तन किए, उसका कोई लाभ उसे नहीं मिला। ये उसकी बड़े विडंबना रही उसके कि उसका कोई लाभ उसे नहीं मिला। ज़रा देखते हैं को अब उसने क्या किया। तो दोआब क्षेत्र में कृषि कर पर वृद्धि 325 ईस्वी में की थी, सही है। राजधानी परिवर्तन 1326 में की थी। दिल्ली से दौलताबाद साउथ इंडिया ले गया था राजधानी। सांकेतिक मुद्रा का 1329 में किया था, ये भी बिल्कुल सही है। खुरासन अभियान 1330 में किया था, ये भी बिल्कुल सही है। यानी उसका जो मैचिंग बनेगा 1 2 3 4 बनेगा। और ऑप्शन में अगर हम 1 2 3 4 देखें तो मित्रों आपको 1 2 3 4 ऑप्शन C में मेरा दिख रहे होंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन C हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, उसे समझते हैं। अलाउद्दीन खिलजी से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अलाउद्दीन खिलजी ने 3 प्रकार के बाज़ारों की स्थापना की। प्रथम अनाजों का बाज़ार था, द्वितीय कपड़ों का बाज़ार एवं अन्य सामग्रियों का बाज़ार, तृतीय घोड़ों और मवेशियों और गुलामों का बाज़ार। ठीक है, पहला स्टेटमेंट ये हो गया। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि अलाउद्दीन भूमि कर, खराज, चरागाह कर, चराहा, चुनाव कर, जजिया और एक घड़ी कर, घड़ी आदि लागू किए घर कर। ठीक है, भारत देश की राजधानी दिल्ली में मेहरौली नामक जगह पर कुतुब कॉम्प्लेक्स में अलाउद्दीन खिलजी की कब्र बनाई गई है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये जो तीनों स्टेटमेंट दिए गए हैं ये अलाउद्दीन खिलजी से जो संबंधित हैं, ये तीनों के तीनों मित्रों क्या हैं? सही हैं। यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी हमारा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्या है? शिवाजी के समय भूमि राजस्व की दर उपज कितना भाग थी? तो शिवाजी के समय भूमि राजस्व की दर उपज कितनी थी, इसको ज़रा देखते हैं। क्या है? 1/2, 1/5, 1/3, 1/8। तो ये क्या थी मित्रों? 1/3 थी, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर
4। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4? कुतुब निम्नलिखित में से कुतुबुद्दीन ऐबक के विषय में कौन सा कथन सत्य है? खोखरों को परास्त कर गौरी जब गजनी वापस जा रहा था तो उसने भारत में अपने विजित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व ऐबक को नियुक्त किया। 2 औपचारिक रूप से ऐबक 1206 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। 3 ऐबक ने अपने नाम के कोई सिक्के जारी नहीं किए। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये चारों के चारों ऑप्शन बिल्कुल सही होंगे। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्या कह रहा है? मलिक कफूर, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मलिक कफूर को ताज उल दीन इज अल-दवा के नाम से भी जाना जाता है, बिल्कुल सही। अलाउद्दीन ने जनरल नुसरत खान ने उसे खरीदने के लिए 10,000 दिनार का भुगतान किया था, इसलिए मलिक कफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है, ये भी बात सही है। मलिक कफूर मूल रूप से एक हिंदू गुलाम था। ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है मित्रों। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्या है? आला ऊदल के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य पहचानिए। आला ऊदल को सेना नायक थे। आला ऊदल बाबर के दरबार में रहते थे। आला ऊदल ने पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध करते हुए अपनी जान गंवाई। आला ऊदल का जन्म बुंदेलखंड के महुआ में हुआ था। तो आला ऊदल 2 सेना नायक थे। आला ऊदल बाबर के में नहीं बल्कि बुंदेलखंड के राजा परमाल के यहाँ रहते थे। परमार्दी रासो में इनका उल्लेख हमें मिलता है मित्रों। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्या कह रहा है 7? इसे समझते हैं हम लोग। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। ये कुछ पद हैं जो बनाए गए थे संगठन दिल्ली सल्तनत में, तो यही देखने हैं किसने कौन सा पद ठीक है। ऑप्शन सी क्या कह रहा है? तुर्क चहलगामी इल्तुतमिश का गठन सैन्य गठबंधन। ठीक है, क्वेश्चन सी देखते हैं। तुर्क चहलगामी का गठन सैन्य विभाग दीवान अर्ज। तो यहाँ पर देखें ये इल्तुतमिश द्वारा, सैन्य विभाग बालबन द्वारा, दीवान रियासत अलाउद्दीन द्वारा, स्वयं को खलीफा मुबारक खिलजी द्वारा। यानी 1 2 3 4 ये सही हैं और ऑप्शन सी में ये मिलेंगे आपको। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8? अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दुकानदारों और कीमतों की सख्ती से नियंत्रित करने के लिए सहाना नामक एक उच्च अधिकारी नियंत्रण बाजार रखा। अलाउद्दीन खिलजी को रणथंभौर की घेराबंदी के दौरान 3 बार हार का सामना करना पड़ा। ठीक है, और अलाउद्दीन ने खुद को औपचारिक रूप से अलाउद्दीन मोहम्मद शाह सुल्तान की उपाधि के रूप में दिल्ली का नया सुल्तान बनाया। तो ये चारों की तीनों बातें बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में किसने विजयनगर शासकों द्वारा बनाए गए महानवमी त्यौहार के बारे में काफ़ी विस्तार में लिखा है? ऑप्शन देखिए यहाँ पर। इब्न बतूता, डिमोंगो, पायस, हर्ष और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो विजयनगर साम्राज्य के बारे में विस्तृत इतिहास डिमेंगो पायरस द्वारा लिखा गया है, जिन्होंने कृष्णदेवराय के समय विजयनगर का दौरा किया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्या कह रहा है? कुतुबुद्दीन ऐबक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुतुबुद्दीन ने मंदिरों को तोड़कर जिन मस्जिदों का निर्माण करवाया, पहली मस्जिद दिल्ली में स्थित है जिसका नाम कुबल उल इस्लाम, दूसरी मस्जिद अजमेर में स्थित है जिसे 2.5 दिन का झोपड़ा, तृतीय मस्जिद कुतुबुद्दीन को लाख वक्स की उपाधि प्रदान की गई थी जिसका अर्थ लाखों का दान करने वाला होता था। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी बात सही है, तो ये सारी की सारी बातें बिल्कुल सही हैं, यानी सी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। सुल्तनत काल के तकनीकी विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सल्तनत काल में कुओं से सिंचाई के लिए एक नई तकनीक का विकास हुआ जिसे साकिया के रहट कहा जाता था। साकिया या रहट कहा जाता था।
ठीक है। दूसरा, घोड़े पर पैर को लगाया जाने वाला नाल भी तुर्कों के आगमन से प्रयोग हुआ था। तीसरा, स्थापत्य में चूना गारा सुर्खी का प्रयोग भी इसी काल में हुआ था। तो ये तीनों बातें बिल्कुल क्या हैं, सही हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। फिरोज शाह तुगलक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसका शासन बनने के बाद उसने उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर को ध्वस्त करवा दिया। ये बात बिल्कुल सही है। ऐसा उसने 1351 या 351 ईसा पूर्व शासक बना था और जिसने जगन्नाथ मंदिर को ध्वस्त कराया। फिरोज तुगलक के शासनकाल में दासों की संख्या सर्वाधिक थी, इसीलिए उसने दीवाने बंदगान भी शुरू किया था। वह ब्राह्मणों पर जजिया लगाने वाला पहला मुसलमान शासक था। ये सारी बातें सही हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्या है क्वेश्चन नंबर 13? मोहम्मद बिन तुगलक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मध्यकालीन सुल्तानों ने मोहम्मद बिन तुगलक सबसे शिक्षित व्यक्तित्व था, परंतु उसको पागल बादशाह भी कहते थे। उसने कृषि के विकास के लिए अमीर-ए-कोही नामक विभाग की स्थापना की। उसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की और उसका नाम दौलताबाद रखा, परंतु 1335 ईस्वी में वह अपनी राजधानी को दिल्ली वापस ले आया। नीचे दिए गए कूट के माध्यम से सही उत्तर की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा आंसर सही होगा, तो ये तीनों बातें बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। सामंतवादी युग में अर्थव्यवस्था संबंधी निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। शाही एवं समुदायी स्थायित्व स्वामित्व की जगह भूमि के विकास, व्यक्तिगत स्वामित्व के विकास हो रहा था। उपसामंतीकरण, बेदखली और अपारंपरिक करों के आरोपण तथा बंधुआ मजदूरी के माध्यम से कृषकों की पराधीनता का आरंभ, व्यापार और दस्तकारी से अर्जित आय के दान आदि कार्यों के लिए स्थानांतरण। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर यदि हम बात करें उपरोक्त में से ये सभी कथन क्या हैं, सत्य हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, सही होगा। क्या होगा? सही होगा। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14? मार्को पोलो, इब्न बतूता, अल बरूनी, फ्रैंकियस वर्नियर। तो ये कुछ यात्री हैं जिनके बारे में बताना है कि कौन सा किस देश से आया था। तो मार्को पोलो मतलब इटली से आया था, इब्न बतूता मोरक्को से था, अल बरूनी इंग्लिस्तान से था, फ्रैंकियस वर्नियर फ्रांस से था। यानी 1 2 3 4 1 2 3 4 ऑप्शन सी में दिया गया है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्या है 16? उसे देखते हैं। आठवीं शताब्दी के मध्य के राजवंशों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस समय भारत के 3 कोनों में 3 शक्तिशाली राजवंशों का उदय हुआ। ये राजवंश थे दक्षिण में महाराष्ट्रकूट, पूरब में पाल और पश्चिम में उत्तरी भारत में गुर्जर प्रतिहार। ये तीनों शक्तियों कन्नौज पर अधिकार करके उत्तर भारत के अधिकांश भाग पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहती थीं। तो ये कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये ऑप्शन सही होंगे, तीनों बातें बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। कन्नौज से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हर्ष के समय कन्नौज ने उत्तर भारत के प्रमुख नगर का स्थान ग्रहण कर लिया था। हर तट पर स्थित होने के कारण नदी मार्ग से होने वाले व्यापार की दृष्टि से उत्तर एवं पूर्वी भारत के मध्य महत्वपूर्ण कड़ी था। ठीक है, आगे कन्नौज का क्षेत्र गंगा और यमुना के मध्य स्थित होने के कारण भारत का सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र था। ये तीनों बातें मित्रों यहाँ भी सही हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा जो होगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्या है? सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर बताइए। क्या है? मुगल बादशाह मूल नाम बहादुर शाह प्रथम
मोहम्मद शाह रंगीला आलमगीर द्वितीय या शाह आलम द्वितीय था। तो मुग़ल बादशाह के मूल नाम के बारे में यदि हम बात करें तो क्या है यहाँ पर, मुग़ल बादशाह बहादुर शाह प्रथम का नाम मुअज्जम था, बिल्कुल सही। रंगीला रोशन अख्तर, मोहम्मद शाह रंगीला का रोशन अख्तर था। आलमगीर अजीजुद्दीन, शाह आलम अली गौहर, यानी 1 2 3 4 ऑप्शन सी में दिया गया है 1 2 3 4। तो यही हमारा क्या होगा, सही क्वेश्चन होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्या है 19, उसे समझते हैं। राजा भोज से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजा भोज परमार का एक पराक्रमी सेना नायक था। लगातार युद्ध द्वारा उन्होंने अपने राज्य की सीमा पर्याप्त विस्तृत कर ली थी। उनके साम्राज्य मालवा, खानदेश, बांसवाड़ा, चिली, गोदावरी घाटी के कुछ हिस्सों में शामिल था। उन्होंने प्राचीन राजधानी उज्जैन को छोड़कर धार को अपनी राजधानी बनाया। तो यहाँ पर जो बातें हैं ये चारों बातें सही हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्या है 20, बाजार नियंत्रण करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाए गए नवीन पदों में से असत्य कौन सा है। ऑप्शन ए सहनाय, ए मंडी, प्रत्येक बाजार में बाजार का अधीक्षक, बी बरीद, बाजार के अंदर घूमकर बाजार का निरीक्षण करता था, सी मुनिहान व गुप्तचर, गुप्त सूचना प्राप्त करता था, और डी उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। तो यहाँ पर जो बातें हैं वो चारों बातें सही हैं, यानी सभी डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। मरमर विधि से गोल गुंबज का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया। मरमर विधि से गोल गुंबज का निर्माण, ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी मोहम्मद आदिल शाह द्वितीय, सी मोहम्मद गवान, डी फिरोज शाह। तो ये किया गया था मोहम्मद आदिल शाह द्वितीय के द्वारा। ठीक है, कर्नाटक के बीजापुर में स्थित ये गोल गुंबज का निर्माण मोहम्मद शाह आदिल शाह द्वारा किया गया था। ठीक है, समझे। नेक्स्ट करें क्वेश्चन नंबर 22। क्या है 22, इसे समझते हैं। चंदेल वंश के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रारंभिक चंदेल शासक नुनुक, बकपति, जयशक्ति, हर्ष और कन्नौज के प्रतिहार के सामंत थे। जयशक्ति का नाम ही बुंदेलखंड का नाम जजाग भुक्ति पड़ा। इस वंश के अधिकांश अभिलेख बांदा जिले उत्तर प्रदेश में कलिंजर तथा मध्य प्रदेश में स्थित खजुराहो और महुआ में मिले हैं। नीचे दिए गए कूट के माध्यम से बताइए कि उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें उपरोक्त में से चारों कथन सही हैं, डी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्या है 23, इसे समझते हैं। विग्रहराज चतुर्थ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसने भारत गुजरात के कुमारपाल को हराकर अपने पिता का बदला लिया। उसके साम्राज्य में पंजाब, राजपुताना तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश आधुनिक के अधिकांश भाग शामिल थे। मालवा तथा राजना के अनेक शासकों ने इसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो यहाँ पर कौन सी बात सही है, तो ये चारों बातें तीनों सही हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्या कह रहा है 24, इसे समझते हैं। सूफी का अर्थ अपनी पवित्र रचनाओं और गीतों के माध्यम से आत्मा और परमात्मा के मिलन की बातें करना था। ठीक है, सूफी मत इस्लाम के भीतर ही सुधारवादी आंदोलन में के रूप में ईरान में शुरू हुआ था। तो यहाँ पर यदि बात करें तो ये दोनों बातें बिल्कुल सत्य हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट है गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तुलसीदास जी मुग़ल शासक अकबर के समकालीन थे। तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के वर्तमान कुशीनगर जिले में हुआ था। गीतावली, रामचरितमानस, बरवई, रामायण इनकी रचनाएं हैं। यहाँ पर देखना है कौन सी बातें सही हैं। ठीक है, तुलसीदास मुग़ल शासक के दरबारी थे, बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरी बात अगर हम बात करें, तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुआ था, ये भी बात सही है। और ये बातें भी रामायण में नहीं बनवाई थी, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। और निम्नलिखित में अतारंकित
का दरवाज़ा इल्तुतमिश की ने किसकी याद में बनवाया था? ठीक है, अतार्किन का दरवाज़ा इल्तुतमिश ने स्वयं बनवाया था। ऑप्शन ए हमीदुद्दीन नागौरी, बी इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन और रजिया। तो ये दरवाज़ा बनवाया गया था किसके कारण? तो ये राजस्थान में नागौर स्थित अतार्किन दरवाज़ा इल्तुतमिश ने स्वयं बनवाया था हमीदुद्दीन नागौरी के लिए। कहाँ पर बना है? नागौर में बना है। कहाँ? राजस्थान में मित्रों। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्या है? ज़कात नामक एक धार्मिक कर संपत्ति का कितना प्रतिशत लिया जाता था? ज़कात नामक कर जो धार्मिक कर संपत्ति का 2.5, 1.5, 3 और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ज़कात जो लिया जाता था वो संपत्ति का 2.5% लिया जाता था। कितना लिया जाता था मित्रों? संपत्ति का 2.5% लिया जाता था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। महमूद गजनवी का सबसे चर्चित आक्रमण सोमनाथ सौराष्ट्र मंदिर पर कब हुआ था? 1025, 35, 27 और 1। तो मोहम्मद गजनवी का जो हमला हुआ था वो कब हुआ था? तो मित्रों वो हुआ था 1025 ईस्वी में, जो उसका, ठीक है, इसमें उसने सौराष्ट्र स्थित सोमनाथ मंदिर को लूटा था। इसके अलावा और बात कर लें महमूद गजनवी के लिए, इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। कितने बार? 17 बार। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। अपनी आत्मकथा में बाबर ने केवल 2 हिंदू शासकों का उल्लेख किया है, जिनमें बंगाल के मालवा और गुजरात, दिल्ली और बंगाल और मालवा, मेवाड़ और विजयनगर, गुजरात और बहमनी। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तुर्की भाषा में जो बाबरनामा लिखी है उसमें बाबर ने मेवाड़ के राणा सांगा और विजयनगर साम्राज्य का उल्लेख लिखा है। ठीक है, जो हिंदू थे, दिल्ली और बंगाल में मुस्लिम शासक थे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से जजिया कर किससे लिया जाता था? गैर मुसलमानों से, मुसलमानों से, किसानों से या उपरोक्त सभी से? तो जजिया कर जो होता था वो गैर मुसलमानों से लिया जाता था और जो मुसलमान देते थे उसे ज़कात बोलते थे मित्रों। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्या है? निम्नलिखित में से किसकी मृत्यु पर एक अंग्रेज लेखक ने लिखा है? फडणवीस की मृत्यु के बाद मराठों की समस्त क्षमता, चतुरता और सूझबूझ का अंत हो गया। ठीक है, किसकी मृत्यु पर? फडणवीस की मृत्यु के बाद। ये स्टेटमेंट किस व्यक्ति का है? ऑप्शन ए शिवाजी। किसकी मृत्यु पर? नाना फडणवीस, टीपू और नारायण राव। तो ऑप्शन में देखें, नाना फडणवीस का वास्तविक नाम बालाजी जनार्दन था। ठीक, तो ये फडणवीस की मृत्यु पर, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? आंसर में ही दिया है नाना फडणवीस। ठीक है, अंग्रेज लेखक ने लिखा, मृत्यु पर एक अंग्रेज लेखक ने लिखा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में सर थॉमस रो दूत रूप में किसके दरबार में आया था? ऑप्शन ए अकबर, शाहजहां, जहांगीर और औरंगजेब। तो सर थॉमस रो जो था वो एक अंग्रेज था जो जहांगीर के दरबार में 1615 ईस्वी में भारत आया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से पैगोडा तथा हूड़ क्या है? विजयनगर तथा बहमनी की मुद्रा, विजयनगर तथा बहमनी के किले, विजयनगर तथा बहमनी शासक और विजयनगर तथा बहमनी की महारानी। तो पैगोडा के बारे में यदि हम बात करें तो पैगोडा विजयनगर और बहमनी की, पैगोडा तथा हूण मुद्रा की 2 विभिन्न शैलियां हैं जो विजयनगर और बहमनी साम्राज्य की तौर पर जानी जाती थी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्या कह रहा है 34? उसे समझते हैं। अयंगर व्यवस्था से संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कौन सी व्यवस्था? अयंगर व्यवस्था। प्रशासक को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए प्रत्येक ग्राम को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित करने की एक व्यवस्था थी। इससे संगठित ग्रामीण इकाइयों पर शासन हेतु 12 प्रशासकीय अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। उनको सामूहिक रूप से अयंगर कहा जाता था। ये अवैतनिक होते थे।
इनका पद अनुवांशिक होता था। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी बातें बिल्कुल सही हैं, ये चारों बातें बिल्कुल क्या हैं, सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से कौन सी जगह मध्यकालीन भारत में बुंदेलखंड के चंदेलों की राजधानी थी? चित्रकूट, महोबा, खजुराहो, झांसी। तो ये जो है यहाँ पर यदि हम बात करें किनकी राजधानी थी, तो ये जो थी मध्यकालीन भारत में बुंदेलखंड चंदेलों की राजधानी खजुराहो थी, जहाँ पर उन्होंने टेम्पल बनवाए थे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। बाबर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बाबर को भारत में आक्रमण करने का निमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खान लोदी एवं मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने दिया था। ऑप्शन नंबर 2 क्या कह रहा है? पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर ने पहली बार तुलुगमा सिद्धिति नीति में तोपखानों का प्रयोग किया था, ये भी सही है। मुबियान नामक पद्य शैली का जन्मदाता बाबर को ही माना जाता है। नीचे दिए गए कूट के माध्यम से बताइए कौन से कथन सत्य हैं? तो ये चारों कथन सत्य हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। सूची 1 और युद्ध से संबंधित शासक। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में हुआ था। कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 में। ये बात बिल्कुल सही है। खानवा 17 मार्च 27 में, ये भी सही सुमेलित है। चंदेरी 29 जनवरी 28 में, ये भी सही है। और 6 मई बाबर और घाघरा अफगानों के बीच हुआ था। ये चारों बातें सही हैं, यानी ऑप्शन ए हमारा जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। रामानंद की शिक्षा से 2 संप्रदायों का प्रादुर्भाव हुआ। सगुण जो जन्म से में विश्वास रखता था और निर्गुण जो भगवान के निराकार रूप को पूजता था। ठीक है, सगुण संप्रदाय की सबसे प्रसिद्ध प्रतिनिधि तुलसीदास और नाभादास थे। निर्गुण संप्रदाय के सबसे प्रमुख कबीर थे। तो ये तीनों बातें जो हैं पूरी सही हैं। ऑप्शन डी हमारा जो होगा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। अमृतसर सरोवर के बीच हरमिंदर साहिब, जिसे गोल्डन टेम्पल के नाम से जाना जाता था, निर्माण किसने करवाया? गुरु रामदास ने, हरगोविंद ने, अर्जुन देव ने, गुरु हरराय ने। तो इसका निर्माण करवाया था गुरु रामदास के पुत्र अर्जुन देव ने। किसने? गुरु अर्जुन देव ने। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु का नाम क्या था? ऑप्शन ए कोंडदेव, रामदास, तुकाराम, एकनाथ। तो शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु जो थे वो कौन थे? वो थे आपके ऑप्शन बी हमारा सही होगा। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु रामदास थे। दादा कोंडदेव शिवाजी के संरक्षक थे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से गुजरात के सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे? महमूद, बेगड़ा, अकबर, मूलराज, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें गुजरात का सबसे प्रसिद्ध शासक महमूद बेगड़ा था। कौन था? महमूद बेगड़ा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्या है? कालीकट में 1498 में वास्को डिगामा के साथ उतरने वाली गुजराती पायलट का क्या नाम था? अब्दुल मजीद, मोहम्मद, जमोरिन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें ये जो थे वो थे अब्दुल माजिद। कौन थे? अब्दुल माजिद। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। किस पर? 43 पर। निम्नलिखित में से अकबर के शासनकाल के प्रमुख गायक कौन थे? तानसेन, बाज बहादुर, दसवंत, या इनमें से कोई और भी दोनों? तो अकबर के समय तानसेन और बाज बहादुर दोनों थे, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। जो दसवंत थे वो आपके और बसावन अकबर के समकालीन चित्रकार थे। कौन हैं ये चित्रकार हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। क्या कह रहा है 44? उसे समझते हैं। अकबर के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अकबर के दरबार को सुशोभित करने वाले 9 रत्न थे।
अबुल फजल यह अकबरनामा और आईन अकबरी के लेखक थे। फैज़ी यह एक प्रसिद्ध कवि थे और तानसेन अकबर के दरबार में एक प्रमुख संगीतकार थे। राजा टोडरमल अकबर के वित्त मंत्री थे। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, ये चारों बातें क्या हैं, बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। विदेशी आक्रमणकारियों से राजपूतों की पराजय का मुख्य कारण क्या था? राजपूतों की स्थायी सेना का अभाव, राजपूतों की राजनीतिक एकता का अभाव, आक्रमणकारियों की सैनिक शक्ति, तुर्कों का धार्मिक जोश। तो राजपूतों के हारने का जो मेन कारण था वो मित्रों राजपूतों का आपसी एकता न होना था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। क्या है, निम्नलिखित में से कौन पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा था? बालाजी बाजीराव, बालाजी द्वितीय, माधवराव प्रथम या बाजीराव प्रथम? तो यहाँ पर पानीपत का तृतीय युद्ध बालाजी बाजीराव थे। कौन थे? बालाजी बाजीराव। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47। कबीर के संबंध में असत्य कथन की पहचान कीजिए। कबीर का जन्म 1225 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था। नीरू तथा नीमा ने उसका पालन किया। साखी, संवद, रमैनी उसकी प्रमुख 3 रचनाएं थीं। यह रामानंद के शिष्य थे। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, राभीर का जन्म जो हुआ था वो 1225 बनारस में नहीं 1425 में हुआ था। कब हुआ था? 1425। तो यही हमारा गलत है, बाकी तीनों सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्या है, इक्ता प्रथा के संबंध में बातें हैं, देखते हैं। इक्ता प्रथा, अलाउद्दीन खिलजी ने इक्ता प्रथा को समाप्त किया। इख्तेदारी के संबंध में बातें हैं। दूसरी, इक्ता की प्रथा दोबारा शुरुआत फिरोज शाह तुगलक ने की थी। तो इक्ता के बारे में बात करें, इक्ता दिल्ली सल्तनत की इल्तुतमिश द्वारा शुरू की गई थी और यह प्रणाली केंद्रीकरण की शक्तिशाली प्रणाली थी। तो ये आपकी जो थी, ये जो दोनों कथन हैं वो दोनों कथन क्या हैं, बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। मदिरा एवं अन्य मादक पदार्थों को निषेध करने वाला मुगल सम्राट जहांगीर था या बाबर था या औरंगजेब या मोहम्मद शाह? तो जहांगीर नशे से काफ़ी परेशान था मित्रों, तो जहांगीर ने इस पर निषेध किया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 50, उसे देखते हैं। निम्नलिखित में से अकबर का सेनापति कौन था? अकबुल फजल, तानसेन, मानसिंह या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो अकबर का जो सेनापति था वो मानसिंह थे। कौन थे? मानसिंह थे। तानसेन, जिनका असली नाम रामतनु पांडे था, स्वामी हरिदास के शिष्य थे। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर। क्या है 51, उसे समझते हैं। क्या है, अकबर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दीन-ए इलाही का प्रधान पुरोहित अकबर था, बात बिल्कुल सही है। अकबर के दीवान राजा टोडरमल ने 1580 में दहसाला पद्धति की व्यवस्था शुरू की, ये भी बात बिल्कुल सही। दूसरा स्टेटमेंट, अकबर के ने जैन धर्म जैनाचार हरविजय को सूरी को जगत गुरु की उपाधि दी। राजस्व प्राप्ति में जब्ती प्रणाली अकबर के शासनकाल में प्रचलित थी। तो ये चारों बातें क्या हैं, बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। कुछ युद्ध दिए गए हैं और इन युद्धों को बताना है कौन सा युद्ध सही क्रम क्या होगा। तो यहाँ पर देखते हैं, बिलग्राम 1540 में हुआ था हुमायूं द्वारा, सरहिंद का 1555 में, देवरा का 1531 में, चौसा का 1539 में। यानी ये चारों चीज़ें ये हैं, यानी ऑप्शन ए हमारा जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53। हुमायूं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1550 ईस्वी में हुमायूं पंजाब के सूरी शासक सिकंदर को पराजित कर पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठा। हुमायूं ज्योतिष में
में विश्वास करता था, इसलिए उसने सप्ताह के 7 दिनों 7 रंग के कपड़े पहनने का नियम बनाया। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखी। तो हुमायूं से संबंधित ये जो तीनों बातें हैं बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54। शेरशाह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शेरशाह ने भूमि की माप के लिए गजे सिकंदरी एवं सन की डंडी का प्रयोग किया। कबूलियत और पट्टा की शुरुआत शेरशाह ने की। मलिक मोहम्मद जायसी शेरशाह के समकालीन था। ये चारों बातें बिल्कुल सही हैं और मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत के बारे में भी लिखा है, यानी ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55। क्या कह रहा है? ग्रांड ट्रक रोड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जीटी रोड 16वीं शताब्दी में शेरशाह सूरी द्वारा बनवाई गई थी। सही है। इसे सड़क-ए आजम के नाम से जाना जाता था, ये भी सही है। यह भारत को मध्य एशिया से जोड़ती थी और अंतर्देशीय व्यापार के लिए महत्वपूर्ण थी। ये जो तीनों बातें कही गई हैं पूर्णतः सही बातें कही गई हैं, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56। तानसेन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? संगीत सम्राट तानसेन का जन्म महाराष्ट्र के नागौर में हुआ था। बिल्कुल गलत। ग्वालियर में हुआ था। कंठाभरण भाणी विलास उपाधि तानसेन को दी गई थी अकबर द्वारा। सही। तानसेन की प्रमुख कृतियाँ मियाँ ठोड़ी, मियाँ सारंग और आदि थीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा कथन सही होगा, तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तानसेन से संबंधित, तो तानसेन का जन्म जो है वो कहाँ पर हुआ था, ग्वालियर में हुआ था। और यहाँ पर क्या बताना है कौन सा कथन सत्य है, तो यहाँ पर 2 कथन सत्य हैं, 2 और 3। कितने कथन सत्य हैं? 2 और 3 यहाँ पर सत्य हैं। एक और ये सही हैं, ये गलत है क्योंकि इनका जन्म महाराष्ट्र में नहीं ग्वालियर में हुआ था। तो यहाँ पर पहला गलत, 2 और 3 सही, लेकिन ऑप्शन नहीं है, इसलिए बी और सी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57। भेदाभेद सिद्धांत प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? भेदाभेद सिद्धांत का प्रतिपादन अगर हम बात करें तो ये किसके द्वारा किया गया है, तो ऑप्शन ए हैं आपके पल्लवाचार्य, निम्बकाचार्य, माधवाचार्य या रामानुज। तो भेदाभेद या द्वैताद्वैत जो है वो निम्बकाचार्य द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58। क्या कह रहा है 58? मुगल काल के संबंध में बताइए। मुगलों की राजकीय भाषा फारसी थी। सही। महाभारत फारसी भाषा के में रज्मनामा अब्दुल कादिर बदाऊनी ने किया। सही। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो ये चारों बातें बिल्कुल क्या हैं, सही हैं, क्योंकि ये बातें बिल्कुल सत्य हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59। पंचतंत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पंचतंत्र का फारसी अनुवाद अबुल फजल ने अनवर-ए सादत नाम से किया। पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद मौलाना हुसैन फैज़ ने यार-ए दानिश नाम से किया। पंचतंत्र नीति, कथा और कहानियों का संग्रह है। इसके रचयिता आचार्य विष्णु शर्मा हैं। तो यहाँ पर ये तीनों बातें क्या हैं, बिल्कुल सही हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पर। क्या है? निम्नलिखित में सीरी कलम की उपाधि अब्दुल सम्मद की जो को एवं जड़ी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को किसने दी थी? ऑप्शन हैं आपके जहांगीर, अकबर, शाहजहां तो और बहादुर शाह। तो यहाँ पर यदि हम बात करें ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें सीरी कलम की उपाधि अबू सम्मद को अकबर द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61। क्या कह रहा है 61? इसे समझते हैं।
बुलंद दरवाज़ा के संबंधित कथनों पर बताइए। बुलंद दरवाजे का निर्माण सम्राट अकबर ने गुजरात विजय की स्मृति में करवाया था। ये बात बिल्कुल सही है। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में है, सही है। बुलंद दरवाज़ा 53.63 मीटर ऊंचा और 35 मीटर चौड़ा है। ये तीनों बातें सही हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62। जहांगीर के दरबार में निम्नलिखित चित्रकारों में कौन प्राकृतिक विषयों का चित्रण में विशेष रूप से जानता था? ऑप्शन ए है आपका क्या है, बिशनदास। ऑप्शन बी है आपका क्या, ऑप्शन बी है आपका उस्ताद अबुल हसन, उस्ताद मंसूर और भगवान दास। तो प्राकृतिक विषयों के बारे में जानकारी उस्ताद मंसूर को थी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पर। क्या है 63? सिकंदर लोदी के संबंध में 1504 में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की, बिल्कुल सही है। गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखता था, बिल्कुल सही है। उसके आदेश पर संस्कृत के आयुर्वेद ग्रंथ फारसी में फरंगी सिकंदरी नाम से अनुवाद किए गए। ये तीनों बातें बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64। सूची 1 और सूची 2 से सही सुमेलित कीजिए। क्या है, बहमनी साम्राज्य के 4 प्रांत हैं। प्रांतपति के नाम दौलताबाद के तरफदार, बरार के तरफदार, बीदर के तरफदार या गुलबर्गा के तरफदार। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ पर आपके दौलताबाद के तरफदार, बरार के, ये बात बिल्कुल सही होगी। 1 2 3 4 यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पर। क्या है 65? सूफीवाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है सूफीवाद, इसे देखते हैं। क्या कह रहा है सूफीवाद? क्वेश्चन नंबर 65 है हमारा। जो लोग सूफी संतों से शिष्यता ग्रहण करते थे उन्हें मुरीद कहा जाता था। ये बात बिल्कुल क्या है, सही है। क्या है मित्रों, बिल्कुल सही है, उन्हें मुरीद कहा जाता था। सूफी जिन आश्रमों में निवास करते थे उन्हें खानका या मठ कहा जाता था, ये भी सही है। भारत में चिश्ती और सोहरावर्दी सिलसिले की जड़ें काफ़ी गहरी थीं। तो ये चारों बातें क्या हैं, बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 66। क्या है 66? क्या कह रहा है, इसे समझते हैं। निम्नलिखित में से किसकी रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल हैं? कबीरदास, रविदास, बाबा फरीद, नामदेव, ए और बी दोनों। तो ये दोनों की बातें संकलित हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पर। मध्यकालीन भारत में उस संत कवि का नाम बताइए जिसे निमक मार्ग का अनुमोदन किया था। कबीर, दादू दयाल, रहीम और रैदास। तो ये थे आपके निफक को बनाने वाले, वो थे आपके दादू दयाल। कौन थे मित्रों? दादू दयाल। तो मित्रों हम लोग देख रहे थे क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने परमेश्वर की उपाधि धारण की थी? ऑप्शन ए है हर्षवर्धन को नर्मदा तट पर पराजित किया था। पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय, नरसिंहवर्मन प्रथम या भीम द्वितीय। तो परमेश्वर की उपाधि धारण और हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पराजित करने वाला राजा पुलकेशिन द्वितीय था। और इसके साथ ही इसने महाबलीपुरम में एक रथ मंदिर का निर्माण नरसिंह प्रथम बर्मन ने करवाया था, रथ मंदिर का निर्माण, ठीक है। और नरसिंह वर्मन द्वितीय जो थे उन्होंने कांची में कैलाशनाथ के मंदिर का निर्माण करवाया था, जबकि भूम द्वितीय या मूलराज द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को भारत में पहली बार हराया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पर। क्या है विक्रमशिला विश्वविद्यालय एवं सोमपुर बिहार की स्थापना किसने की? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना मित्रों पाल नरेश धर्मपाल ने की थी। किसने की थी? धर्मपाल ने की थी। यदि हम गोपाल के बारे में बात करें तो गोपाल जो हैं वो पाल वंश के संस्थापक के तौर पर जाने जाते हैं।
नेक्स्ट चलते हैं मित्रों क्वेश्चन नंबर 71 पर। क्या है 71, उसे समझते हैं हम लोग। संगम काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संगम साहित्य में से हमें तमिल प्रदेश के 3 राज्यों चोल, चेर, पांड्य का विवरण प्राप्त होता है। ये बात बिल्कुल सही है। चोल, चेर और पांड्य का विवरण प्राप्त होता है। ठीक है, आगे क्या है। चोल राज्यों का प्रमुख शासक करिकाल था, जिसने चेर और पांड्य राजाओं को युद्ध में पराजित किया था। ठीक है, यदि हम चोल शासकों के बारे में बात करें, चोल राज्य का प्रमुख शासक करिकाल था और इसने चेर और पांड्यों को पराजित किया था। ये दोनों बातें मित्रों पूर्णतः क्या हैं, सही हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पर। क्या कह रहा है 72, इसे समझते हैं। चोल, चेर, पांड्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चोल साम्राज्य की राजधानी प्रारंभ में करियर तथा कालांतर में कावेरी पत्तनम बनी। 2 चेरों की राजधानी करियूर अथवा बीजापुर थी। पांड्य इसकी राजधानी मदुरा थी। तो यदि हम यहाँ पर बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो मित्रों यहाँ पर जो ऑप्शन सही होंगे, ये तीनों बातें जो हैं बिल्कुल सही हैं। चोलों की प्रारंभ राजधानी कारिकल ने करियर ही तथा जो कार्यांतर में कावेरी पत्तनम के नाम से जानी जाती है, यानी ऑप्शन जो डी है हमारा वो नितांत सही होगा। यानी यहाँ पर अगर हम बात करते हैं डी हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पर। ठीक है मित्रों, क्वेश्चन नंबर 73। इसके साथ ही मित्रों एक बहुत अच्छी खबर आ रही है कि आपका RO का एग्ज़ाम UPPCS का रद्द कर दिया गया है, क्योंकि उसमें कथित तौर पर धांधली की जानकारी मिली थी और बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो इसका संज्ञान लिया गया और सरकार ने इस मांग को स्वीकार किया और पाया कि कथित रूप से उसमें धांधली हुई थी। तो आपका एग्ज़ाम RO का पुनः होगा और संभावित डेट जो है, जो अटकलें लगाई जा रही हैं मित्रों, वो 30 जून को बताया जा रहा है। यानी RO का एग्ज़ाम 30 जून को होगा। ठीक है, चलते हैं। इतनी सूचना देखने के बाद अपने पॉइंट पर सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है और बताना है कौन सा युद्ध कब हुआ था। 1761 यदि हम बात करें, पानीपत की तीसरी लड़ाई। 1565 तालीकोटा का युद्ध यानी विजयनगर साम्राज्य का पतन। 1576 हल्दी घाटी का युद्ध। 1757 अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हराया। तो यहाँ पर बिल्कुल सही है, यानी 1 2 3 4। तो ऑप्शन कौन सा सही है, 1 2 3 4। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर उपयुक्त आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पर। क्या है 74, विश्व इतिहास में मैकियावेली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है मैकियावेली, इसको समझते हैं। आधुनिक विश्व के प्रथम राजनीतिक चिंतन फ्लोरेंस निवासी मैकियावेली को माना जाता है। 2 मैकियावेली की प्रसिद्ध पुस्तक द प्रिंस राज्य की एक नवीन चित्र प्रस्तुत करती है। 3 आधुनिक सामाजिक और ऐतिहासिक दर्शन का जनक मैकियावेली को ही कहा जाता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सी बात सत्य होगी, तो ये दोनों बातें क्या हैं यहाँ पर बिल्कुल सत्य होंगी। यानी 1 और 2 बिल्कुल सही होगी। आधुनिक सामाजिक ऐतिहासिक दर्शन के जनक मैकियावेली को कहा जाता है। राजनीतिक चिंतक फ्लोरेंस निवासी जिसको माना जाता है। प्रसिद्ध पुस्तक आधुनिक राजनीतिक जनक मैकियावेली को कहा जाता है। यानी ये तीनों स्टेटमेंट क्या हैं, बिल्कुल सही हैं। यानी ऑप्शन डी ही हमारा सही उत्तर होगा। विश्व इतिहास में मैकियावेली से संबंध में ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, आधुनिक सामाजिक और ऐतिहासिक दर्शन के जनक नहीं,
आधुनिक सामाजिक ऐतिहासिक दर्शन नहीं, आधुनिक राजनीतिक दर्शन है, यानी तीसरा गलत है, 1 और 2 सही है। ये राजनीतिक दर्शन के तौर पर जाने जाते हैं, राजनीतिक दर्शन, और यहाँ पे राजनीतिक शब्द मिसिंग है, इसलिए ये गलत होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75। क्या कह रहा है 75, उसे समझते हैं। पुनर्जागरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। पुनर्जागरण की भावना की पूर्ण अभिव्यक्ति इटली के 3 कलाकारों की कृतियों में मिलती है। इटली के ये कलाकार लियोनार्दो दा विंची, माइकल एंजेलो और राफेल हैं। लियोनार्दो दा विंची द लास्ट सपर और मोनालिसा नामक अमर चित्रों की रचयिता के कारण प्रसिद्ध हैं। तो यहाँ पर यदि हम देखें कौन सी बात सही होगी, तो ये जो तीनों कथन हैं मित्रों, ये तीनों बिल्कुल सही होंगे। तो हमारा ऑप्शन क्या सही होगा, डी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76। क्या कह रहा है 76, निम्नलिखित में से पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली के किस नगर में माना जाता है। फ्लोरेंस, रोम, नेपल्स और मिलान। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, प्रारंभ में इटली के फ्लोरेंस नगर को पुनर्जागरण का नगर माना जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पर। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को ए दूसरे को आर कहा गया है। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत 16वीं सदी में हुई। कारण, धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तन मार्टिन लूथर था, जो जर्मनी का रहने वाला था। इसने बाइबल का अनुवाद जर्मन भाषा में किया था। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ पर जो ये बातें कही गई हैं, ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, लेकिन आर जो है ए की व्याख्या नहीं कर रहा है, यानी ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, यहाँ पर सही होगा। क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पर। क्या कह रहा है 78, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। कुछ वंश हैं और उनकी राजधानियां हैं। तो यहाँ पर बात करें, बहमनी वंश जो है वो गुलबर्ग बीदर राजधानी थी, कुतुब शाही गोलकुंडा, आदिल शाही बीजापुर, निज़ाम शाही अहमदनगर, यानी 1 2 3 4। ऑप्शन ए में 1 2 3 4 नहीं है, 1 2 3 4 ऑप्शन ए में ही हैं, यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79। क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 ईस्वी में हुआ, जो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध से प्रभावित था। 1748 ईस्वी में हुई एक्स-ला-शापेल की संधि के द्वारा ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध समाप्त हो गए। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की हार हुई। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, तो यहाँ पर मित्रों जो स्टेटमेंट हैं, ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। तो आंसर हमारा डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पर। क्या है, 1761 में अंग्रेजों ने पांडिचेरी और फ्रांसीसियों से छीन लिया था। बिल्कुल सही है। पेरिस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने चंद नगर को छोड़कर शेष अन्य प्रदेशों को लौटा दिया था। 1749 तक पेरिस संधि द्वारा चंद्रनगर के अलावा सभी प्रदेश अंग्रेज फ्रांसीसियों के कब्जे में थे। ये प्रदेश भारत की आज़ादी तक फ्रांसीसियों के कब्जे में रहे। तो आपको बताना इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही है। तो 1761 में अंग्रेजों ने पांडिचेरी फ्रांसीसियों से छीन लिया, पहला स्टेटमेंट सही है। 1763 में पेरिस की संधि द्वारा अंग्रेजों ने चंद नगर को छोड़कर शेष प्रदेश लौटा दिए, ये भी सही है। 1749 की पेरिस संधि के अंतर्गत फ्रांसीसी कब्जे में रहे और आज़ादी के बाद भारत को मिले, यानी ऑप्शन डी हमारा जो है वो सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81। सूची 1 सूची 2 से सही सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए गुट का सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। राजवंश संस्थापक संगम वंश, सुलभ वंश, अरावडी वंश, अरावेडु वंश। संगम वंश हरिहर और बुक्का ने, सुलभ वंश नरसिंह ने, तुलुप वंश वीर सिंह ने, अरावेडु वंश तिरुमुल ने, यानी 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 ऑप्शन ए में है, यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा।
ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं मित्रों, क्वेश्चन नंबर 82 क्या है? प्लासी के युद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है प्लासी का युद्ध? समझिए कि यह युद्ध 23 जून 1757 अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ, सही है। इसमें नवाब अपने सेनापति मीर जाफर की धोखाधड़ी से पराजित हुआ, सही है। इसके बाद अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया, सही है। तो ये तीनों बातें सही हैं, ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 83? नीचे जो कथन दिए गए हैं, दूसरा कथन आर है, सिखों के 10वें अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। इनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ। ये बात बिल्कुल क्या है मित्रों? सही है। इन्होंने सिखों के लिए 5 कहकर अनिवार्य बताए, सिख को केस, गंगा, कृपाण। तो ये आर दोनों सही हैं और इसकी व्याख्या जो है वो ये नहीं कर रहे हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या है? निम्नलिखित राजवंशों और संस्थापकों में से असत्य युग्म पहचानिए। तो यादव वंश की स्थापना बिल्हव ने की थी, ठीक है। होयसल वंश की स्थापना हर्षवर्धन ने की थी, नहीं, होयसल वंश की स्थापना विष्णुवर्धन ने की थी। किसने की थी? विष्णुवर्धन ने। वर्धन वंश की स्थापना हर्षवर्धन। सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक द्वारा की गई थी, ये सही है, ठीक है। मुगल वंश की स्थापना बाबर। तो असत्य कौन सा है? बी हमारा जो है असत्य है और यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85। क्या कह रहा है? आंग्ल सिख युद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 में हुआ, ये बात बिल्कुल सही है। द्वितीय आंग्ल युद्ध 1849 में हुआ, ये भी याद बिल्कुल सही है। तो यानी दोनों बातें सही हैं, तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66। क्या कह रहा है 86? उसे समझते हैं। इंग्लैंड की क्रांति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? इंग्लैंड की क्राय युद्ध चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में 1642 में हुआ था, ये बात बिल्कुल सही है। इंग्लैंड गौरवपूर्ण क्रांति यानी रक्तहीन क्रांति इसे बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रक्तहीन क्रांति, ये भी सही है। गुलाबों का युद्ध इंग्लैंड में हुआ, ये भी सही है। गौरवपूर्ण क्रांति के बाद यहाँ शासक जेम्स द्वितीय था, ये भी सही। ऑप्शन 1, 2, 3 यानी चारों, ऑप्शन डी हमारा जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87। 100 वर्षीय युद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है निम्नलिखित कथन? उसे समझते हैं। 100 वर्षीय युद्ध इंग्लैंड के एवं फ्रांस के बीच हुआ था। इंग्लैंड के सामंतों ने राजा जॉन को 1215 ईस्वी में अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसे मैग्ना कार्टा कहा गया। तो ये बात बिल्कुल सही है। 100 वर्षीय युद्ध के बाद 1215 में अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर किए गए, ये दोनों बातें सही हैं। बी ऑप्शन जो है वो हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88। ट्यूडर वंश के शक्तिशाली राजाओं के शासनकाल में संसद कठपुतली बनी रही, ये बात बिल्कुल सही है। एलिजाबेथ प्रथम का संबंध ट्यूडर वंश से था, ये भी बात बिल्कुल सही है। यानी इंग्लैंड से संबंधित ये आंसर दोनों सही हैं, ऑप्शन बी हमारा जो है वो सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89। बाबर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह हिंदुस्तान की आर्थिक खुशहाली से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था। उसने बाबरनामा लिखी थी। उसने बाबरनामा में लिखा, भारत एक बड़ा देश है, यहाँ सोने चांदी के ढेर हैं। तो ये जो दोनों बातें लिखी गई, ये बाबर द्वारा लिखी गई, जो कि दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, यानी 1 नंबर बी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90। सुल्तान हुसैन शाह सरकी का संबंध निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। यह मूलतः जौनपुर का था। संगीत में उसकी महत्वपूर्ण देन ख्याल गायकी है। यह सरकी
वंश के अंतिम शासक थे जिन्होंने पूर्वी उत्तर प्रदेश के जौनपुर क्षेत्र में शासन किया था। तो यहाँ पर ये तीनों बातें क्या हैं मित्रों, बिल्कुल सही हैं। और तीनों कहाँ पर सही होंगी, ऑप्शन डी के अनुसार ये तीनों बातें बिल्कुल सही होंगी और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट मित्रों क्या है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 91। क्या कह रहा है 91, इसे समझते हैं। अंग्रेजों एवं सिखों के मध्य हुई संधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कह रहा है, लाहौर संधि 1846 में हुई, ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। भैरोवाल की संधि 1846 में दिसंबर में हुई, भैरोवाल, यह भी बात बिल्कुल सही है। दोनों बातें सही हैं, यानी बी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92। मुबारक खिलजी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अलाउद्दीन की खिलजी के बाद वह मृत्यु के बाद मुबारक खिलजी राजा बना। सही है। मुबारक खिलजी कभी कभी दरबार में स्त्रियों के वस्त्र पहनकर आता था। यदि हम यहाँ पर देखें, अलाउद्दीन खिलजी के मुबारक खिलजी कभी कभी दरबार में स्त्रियों का वस्त्र पहनकर आता था। इसी कारण इसकी हत्या उसके वजीर खुसरो शाह ने 1320 में कर दी और खुसरो शाह की हत्या गाजी मलिक ने गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। तो ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं और बी ऑप्शन हमारा जो है वो सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93। क्या है, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन क्यूमर्स था, या यानी कि आगे हम बात करें कुतुबुल बलवन था, या कुतुबुद्दीन ऐबक था, या आपकी अगर हम बात करते हैं कि कौन था, तो उपरोक्त में से कोई नहीं। तो गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी और अंतिम शासक बलवन का पौत्र शमसुद्दीन क्यूमर्स था। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 पर। क्या है 94, उसे समझते हैं। 94 क्या कह रहा है, सेन वंश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सेन वंश का प्रथम शासक विजय सेन था। लक्ष्मण सेन के दरबार में जयदेव रहते थे। उन्होंने गीत गोविंद नामक पुस्तक लिखी। सेन वंश के अंतिम शासक के बारे में यदि हम बात करें तो कौन सी बातें सही हैं, तो ये तीनों बातें बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन डी हमारा जो है वो सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पर। क्या है, बाणभट्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है, उसने हर्षचरित तथा कादंबरी नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक है। तो उस दिए गए कूट का प्रयोग कर सही विकल्प का चयन कीजिए। ये अगर हम बातें करें तो ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। हर्षचरित बाणभट्ट द्वारा ही लिखी गई थी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96। क्या कह रहा है 96, इसे समझते हैं। 96 पूछ रहा है कि हर्षवर्धन द्वारा रचित साहित्य के संबंध निम्नलिखित बताइए। हर्ष ने 3 नाटक संस्कृत भाषा में लिखे, सही है। हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर यदि हम बात करें प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद, ये तीनों हर्ष द्वारा लिखे गए हैं और हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97। जहांगीर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जहांगीर का वास्तविक नाम सलीम था, परंतु अकबर सलीम को शेखू बाबा के नाम से पुकारता था। जहांगीर ने न्याय की जंजीर आगरा के किले के समीप यमुना तट पर लगवाई थी। तो ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98। क्या है, नूरजहां का संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नूरजहां मिर्जा गयास बेग की पुत्री थी, बिल्कुल सही है। नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुन्निसा था, वह एक विधवा थी, ये भी बात बिल्कुल सही है। और ये इसका इन्होंने एक ईजाद की थी जो था गुलाब की पत्तियों से इत्र बनाने की ईजाद।
ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपने अगले पर जो है 99। क्या है? खुसरो के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खुसरो ने 1605 में जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया। ठीक है। खुसरो की हत्या शाहजहां ने करवाई। जहांगीर का सबसे बड़ा पुत्र खुसरो था। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये बात दोनों बिल्कुल सही हैं, क्योंकि जहांगीर ने अपने पिता अकबर के खिलाफ विद्रोह कर दिया था, जिसके कारण अकबर ने नाराज़ होकर अपने बड़े पौत्र यानी जहांगीर के बड़े बेटे खुसरो को अपना बाद उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। लेकिन 1605 में अकबर की मृत्यु के बाद अकबर ने जीते ही जी उसे क्षमा कर दिया था और पुनः अपना बादशाह अपना उत्तराधिकारी जहांगीर को बनाया, जिससे खुसरो नाराज़ हो गया और उसकी हत्या खुर्रम यानी शाहजहां द्वारा कर दी गई थी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100। क्या है? निम्नलिखित मुगल शासकों में से कश्मीर में शालीमार बाग किसने बनवाया था? निम्नलिखित में से ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है आपका जहांगीर, शाहजहां, बाबर, अकबर। तो शालीमार बाग की अगर हम बात करें तो ये मुग़ल चित्रकार जहांगीर के समय चरम पर पहुंची और ठीक है पहुंची थी, और इसी कारण वहां पर प्राकृतिक सौंदर्य बढ़ाने के लिए जहांगीर द्वारा ही बनवाया गया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 101। क्या है उसे समझते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन ए, मंगोल राज्य उत्तर में यह हिंदकुश के पहाड़ों तक है, दक्षिण में बलूचिस्तान और थार के रेगिस्तान तक है, जबकि पूर्व में कश्मीर और पंजाब के प्रदेशों तक अफगानिस्तान से घिरा हुआ है। इस कारण दिल्ली सल्तनत में राजनीतिक स्थिरता बनाए रखने के लिए काबुल, गजनी, कंधार क्षेत्र पर है, जो हिंदकुश श्रृंखला के पहाड़ों से विभाजित था, नियंत्रण रखना जरूरी होता था। इस क्षेत्र को अंग्रेज विद्वानों ने वैज्ञानिक सीमा कहा है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 102। क्या कह रहा है 102? मुग़ल चित्रकला में जो सबसे पहली अत्यंत महत्वपूर्ण कृति देखने में आई वो दस्ताने अमीर हमज़ा की थी। क्या थी? दस्ताने अमीर हमज़ा। नेक्स्ट क्या है? मुग़ल चित्रशाला दस्ताने अमीर हमज़ा हज़्मनामा नाम से अधिक प्रसिद्ध है। हमज़ा नामा का उल्लेख अबुल फज़ल बदाऊनी शहनवाज़ खान ने भी किया है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये दोनों बातें तीनों सही हैं। तो ऑप्शन कौन सा होगा? डी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 103। अमीर खुसरो के संबंध में बताइए। अमीर खुसरो को भारतीय संगीत में अनेक फारसी एवं अरबी तत्वों का समावेश का श्रेय दिया जाता है। अमीर खुसरो ने कव्वाली और तराना जैसे गायकी के नए रूपों का संकलन किया। अमीर खुसरो को तोताए हिंद के नाम से जाना जाता है। तो ये तीनों बातें बिल्कुल सही हैं और ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 104। क्या कह रहा है 104? सिकंदर लोदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अपनी पारंपरिक धार्मिक आस्था के बावजूद सुल्तान सिकंदर लोदी संगीत की अच्छी रुचि रखता था। सही है। उसी के संरक्षण में लहज़ते सिकंदर शाही की रचना हुई। ये भी बात सही है। ठीक है। इसके बाद सिकंदर लोदी ने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की। ये भी बात बिल्कुल सही है। यानी यहाँ पे तीनों बातें सही हैं। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 105। क्या है? नीचे दो कथन दिए गए हैं। ए, सल्तनत शरीयत और इस्लाम से प्रभावित धर्मतांत्रिक राज्य थेरोक्रेसी न था, बल्कि राजनीति से प्रभावित होकर धर्मनिरपेक्ष राज्य था, जो सत्ताशाही या पातशाही के ऊपर निर्भर था।
सल्तनत फारसी परंपरा पर आधारित थी और सैद्धांतिक रूप से दिल्ली सल्तनत पूर्वी खिलाफत के अधीन थी। तो ये तीनों बातें क्या हैं सही हैं। और यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही होगा, तो सी स्टेटमेंट यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 106। शिवाजी की सेना में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शिवाजी की सेना 3 महत्वपूर्ण भागों में विभक्त थी। पागा सेना, नियमित घोड़सवार सैनिक, सिलहदार अस्थायी घोड़सवार सैनिक, पैदल सेना। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा सही होगा, तो ये चारों बातें बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 107। इस तरह राजा अपनी प्रजा से मुक्त हुआ और प्रजा अपनी राजा से मुक्त हुई। बदाऊनी ने किस सुल्तान की मृत्यु पर ऐसी बात कही थी? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन बलबन, अलाउद्दीन वहम शाह। तो बदाऊनी ने ये बातें मोहम्मद बिन तुगलक के तुगलकी फरमानों के कारण ही कहा था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर हुजूर दिल्ली दूरस्तो, हुजूर दिल्ली अभी दूर है। ये स्टेटमेंट किसके लिए है, किस सूफी संत ने कहा था? तो शेख सलीम चिश्ती, शेख निज़ामुद्दीन औलिया, चिराग दहलवी और बाबा फरीद। तो ये स्टेटमेंट शेख निज़ामुद्दीन औलिया ने गियासुद्दीन तुगलक के लिए कहा था। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 109। क्या कह रहा है? पुरंदर की संधि संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अमेर के राजा जयसिंह ने पुरंदर के किले में शिवाजी की घेराबंदी की थी। राजा जयसिंह ने शिवाजी को 1665 में पुरंदर की संधि करने के लिए बाध्य किया। पुरंदर की संधि के अंतर्गत शिवाजी ने 23 किले मुगलों को सौंप दिए और मुगल आधिपत्य स्वीकार कर लिया, परंतु दरबार में स्वयं उपस्थित न होने की शर्त रखी। तो यहाँ पर ये बातें बिल्कुल सही हैं और ऑप्शन कौन सा होगा? डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 110। इसमें अगर हम देखें तो ये तीनों स्टेटमेंट में कौन से सही हैं? हेमकुंड साहिब उत्तराखंड के चमोली में है। ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। बी ऑप्शन हमारा सही उत्तर होगा। अब आ जाइए कालक्रम के अनुसार इन्हें व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले आते हैं नामदेव 1270 में 1350, ज्ञानदेव 77 से 96, एकनाथ 33 से 99, तुकाराम 58 से 50, यानी 1 2 3 4 1 2 3 4 ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 112। क्या है? निम्नलिखित में मुगल काल में निसार क्या था? एक प्रकार का सिक्का, एक प्रकार का कर, एक फारसी त्योहार और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर बात करें तो निसार क्या था? तो मित्रों निसार जो है एक प्रकार का सिक्का था जिसे मुग़ल बादशाह जहांगीर द्वारा चलाया गया था और ये बादशाह के जन्मदिन और त्योहारों जैसे अवसरों पर गरीबों के बीच बांटा जाता था। नेक्स्ट, मीना बाज़ार की प्रथा की शुरुआत निम्नलिखित में से किसने की थी? ऑप्शन ए अकबर, बी बाबर, सी हुमायूं या डी शाहजहां। तो यहाँ पे अगर हम बात करें मुग़ल बादशाह हुमायूं ने मीना बाज़ार की स्थापना की थी। नेक्स्ट है शाह आलम द्वितीय ने निम्नलिखित में किसके सहयोग से दिल्ली की गद्दी प्राप्त की थी? ऑप्शन ए मराठों, सिखों, अंग्रेज़ों, सैयद बंधुओं। तो शाह आलम ने दिल्ली की गद्दी जो है मराठों के सहयोग से प्राप्त की थी। नेक्स्ट चलते हैं कथन और उनके स्टेटमेंट के बारे में क्या है उसे समझते हैं।
नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। 5 तमिल महाकाव्यों इलिंगो अदिगल की रचना शिल्पाधिकारम की प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसमें गायिका नायिका कणंगी निर्दोषपति राजा नेडुजेलियन द्वारा दी गई मृत्युदंड की कहानी है। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं करता। ये बात सी सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 116। बीबी का मकबरा का संबंध महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में अवस्थित है। सही है। यह मकबरा मुगल निर्माण बादशाह औरंगजेब की पत्नी की याद में करवाया, ये भी सही है। दक्षिण का ताजमहल भी कहा जाता है, ये भी सही है। यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो यहाँ पर यदि हम बात करें, ये तीनों बातें बिल्कुल सही हैं, तीनों बातें बिल्कुल सही हैं, लेकिन यहाँ पर आप ये लगाएंगे 1 और 2 दोनों। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्या है? दिल्ली जामा मस्जिद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां की पुत्री जहां आरा बेगम द्वारा कराया गया था। तो ये दोनों बातें मित्रों क्या हैं? बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 118। क्या है क्वेश्चन नंबर 118? उसे देखते हैं। लोक कल्याण कार्यों के संबंधित 12 अध्यादेशों की घोषणा जहांगीर ने की थी। इसमें शराब, तंबाकू, अन्य मादक पदार्थों की बिक्री एवं निर्माण पर प्रतिबंध। जहांगीर अपने पिता अकबर की भांति उदार प्रवृत्ति का शासक था। ये दोनों बातें मित्रों बिल्कुल सही हैं। तो उपयुक्त में हमारा ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 119। उरेऊर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चोलों की राजनीतिक, व्यापारिक और सांस्कृतिक सत्ता का केंद्र उरेऊर नगर था। वे अपने विदेशी व्यापार और सूती वस्त्र को लेकर काफ़ी प्रसिद्ध थे। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये दोनों कथन क्या हैं? बिल्कुल सही हैं। यानी ऑप्शन कौन सा होगा? बी ऑप्शन हमारा सही होगा। कौन सा होगा? बी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 120। निम्नलिखित में से मुगलों का कब्रिस्तान किसे कहा गया? हुमायूं के मकबरे को, बाबर के मकबरे को, शाहजहां के मकबरे को, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो मुगलों का कब्रिस्तान कहा जाता है हुमायूं के मकबरे को। किसको कहा जाता है? हुमायूं के मकबरे को मुगलों का कब्रिस्तान कहा जाता है, क्योंकि इस मकबरे में मुगल परिवार के सदस्यों की कब्रें हैं। हुमायूं, दारा शिकोह, जहांदार शाह, फर्रुखसियर एवं आलमगीर द्वितीय की कब्रें हैं। इसका निर्माण हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम के आदेश पर 1562 में अकबर द्वारा कराया गया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 121। बल्लवाचार्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बल्लवाचार्य ने अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया। सही। उन्होंने कृष्णदेव राय के शासनकाल में विजयनगर में वैष्णव संप्रदाय की स्थापना की। ओके। नेक्स्ट है थर्ड नंबर। इनका जन्म बनारस में हुआ था। तो मित्रों ये तीनों बातें बिल्कुल सही हैं। सी और डी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 122। क्या है? बदायूं की जामा मस्जिद, आगरा की स्थापना, जौनपुर का लाल दरवाज़ा, आगरा दीवाने खास। तो यहाँ पर बदायूं की जामा मस्जिद इल्तुतमिश ने, आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी ने, हुसैन शाह सरकी ने, दीने शाहजहां ने। यानी 1 2 3 4 ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 123। उत्तर प्रदेश में बाबर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बाबर को अपने प्रारंभिक दिनों में ही गंगा घाटी, संभल, जौनपुर, गाजीपुर और कन्नौज में अफगानों का प्रतिरोध करना पड़ा। ये बात बिल्कुल क्या है? सही है। अफगानों के समाप्त करने के उद्देश्य से 1529 में बाबर ने महमूद लोदी और नुसरत शाह को घाघरा के तट पर हराया। ये भी बात बिल्कुल सही है। यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 124। क्या है उसे समझते हैं। खानवा के निम्नलिखित में युद्ध में राणा सांगा को पराजित कर बाबर ने उत्तर प्रदेश के किन महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया? अवध और कन्नौज और फतेहपुर, अवध और प्रयागराज, फतेहपुर और प्रयागराज।
निम्नलिखित खानवा युद्ध में राणा सांगा को पराजित कर उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों में पराजित किया था? तो यहाँ पर यदि हम बात करें उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख क्षेत्र थे वो थे कौन से? वो थे अवध और कन्नौज पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, अवध और कन्नौज पर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल सम्राट जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? शाह आलम द्वितीय, शाहजहां, औरंगजेब, जहांगीर। तो जिंदा पीर जो है वो औरंगजेब जाना जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 6। निम्नलिखित जदुनाथ सरकार की पुस्तक का नाम क्या है? मुगल साम्राज्य का पतन, साम्राज्य का उदय, ए बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर इनकी पुस्तक का नाम फॉल ऑफ मुगल एम्पायर, मुगल एम्पायर का पतन है। ठीक है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 4 ऑप्शन क्या है? आलमगीर द्वितीय, अजीजुद्दीन, शाह आलम द्वितीय, अली गौहर, जहांगीर, सलीम, शाहजहां, खुर्रम। तो जिस क्रम में ये दिए गए हैं उसी क्रम में ये सही होंगे, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 8 क्या है? 1 to 8 दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं उत्तर प्रदेश में कहाँ का सूबेदार था? बदायूं, आगरा, अवध और मथुरा। तो दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं जो है वो आपका बदायूं का क्या था? बदायूं का था। ठीक है, ऑप्शन 1 to 4 9 क्या है? तबकाते अकबरी, तबकाते अकबरी, निज़ामुद्दीन अहमद, तारीख़ हिंद, मीर मोहम्मद, पातशाहनामा कौन है? मोहम्मद वारिस, जफ़रनामा, गुरु गोविंद सिंह। तो ए यहाँ पर सही होगा, 1 2 3 4 ही यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 130 क्या है? चक्र स्वामी मंदिर मध्यकाल में भारत में किस राज्य में स्थित है? तो चक्र स्वामी मंदिर के अगर बारे में बात करें तो चक्र स्वामी मंदिर थानेश्वर का पवित्र नगर को जहाँ चक्र स्वामी का मंदिर है तो कहाँ पर स्थित था? थानेश्वर में। ऑप्शन बी हमारा सही है। किंतु अब जब वह महमूद थानेश्वर पहुंचा तो उसने यह देखकर आश्चर्य हुआ कि नगर निवासियों ने के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया। महमूद ने थानेश्वर को लूटा और चक्र स्वामी मंदिर को गजनी मूर्ति को गजनी भेज दिया, जहां उसे सार्वजनिक चौक में फेंक दिया गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 130 क्या है? निम्नलिखित में से किसने इस्लाम के उदय को इतिहास के चमत्कारों में से एक माना? तो इस्लाम के उदय को इतिहास के चमत्कारों में ठीक है, तो इस्लाम का उदय मोहम्मद साहब के ने किया था। तो इसके बारे में चमत्कार बुल-जिले हैग द्वारा कहा गया है। किसके द्वारा कहा गया है? बुल-जिले हैग के द्वारा ऐसा कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 132 दिल्ली सल्तनत की द्वितीय नीति किस संप्रदाय द्वारा प्रस्तुत कराधान के सिद्धांत पर आधारित थी? ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें ये जो ऑप्शन कौन कौन से सही होंगे तो मालिक पंथी, सफ़ी पंथी, हनीबल पंथी या हनीफा पंथी। तो यदि हम दिल्ली सल्तनत में एक इस्लामिक धाम राज्य बन गया था और शरीयत की व्याख्या हेतु 4 विचारधाराएं मालक पंथी, सफ़ी पंथी, हनबल पंथी और हनीफा पंथी का विकास हुआ। ठीक है, और इस विकास के दौरान दिल्ली सल्तनत की वित्तीय नीति हनीफी
पंथी के संप्रदाय से रिलेटेड थी, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। कश्मीर में लोहार वंश की स्थापना किसने की? ऑप्शन देखते हैं, यस्कर, रानी दिद्दा, राजा संग्राम सिंह, शंकर वर्मन। तो ये की थी राजा संग्राम ने। किसने की थी? राजा संग्राम ने। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 134। शेरशाह के ग्राम प्रशासन और कानून एवं शांति व्यवस्था की स्थापना हेतु निम्नलिखित में कौन उत्तरदायी था? तो ग्राम प्रशासन की हेतु जो उत्तरदायी था वो था मुकद्दम तथा पटवारी। ठीक है, कानून व्यवस्था के लिए मुकद्दम, शांति व्यवस्था हेतु उत्तरदायी था पटवारी, कृषकों की ब्यौरा रखता था। नेक्स्ट चलते हैं 135। सल्तनत काल में परगना का मुख्य अधिकारी निम्नलिखित में से कौन होता है? तो सल्तनत काल में परगना का मुख्य अधिकारी निम्नलिखित में नवसिदा, आमिल, सरहंग, मुहसिल। तो ये होता है आपका आमिल। ठीक है, कौन होता है? आमिल होता है मित्रों। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 136। कौन सा है? 136। निम्नलिखित में से किसने खलीफा के अध्यपात्य स्वीकार नहीं किया और केवल सिक्कों और खुतबों में ही खलीफा का नाम रखा? इल्तुतमिश, मोहम्मद बिरहम शाह और शक्रुद्दीन फरोज शाह या सभी? तो ये हैं आपके इल्तुतमिश। कौन है? इल्तुतमिश। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 137। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 किस संस्था के द्वारा जारी की जाती है? संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, विश्व बैंक। तो ये जो जारी की जाती है ये की जाती है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 138। सुर्खियों में रहे खराई ऊँट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे पश्चिमी बंगाल में सुंदरबन के नमक दलदल में पाए जाने वाले ऊँटों की एक दुर्लभ नस्ल है। ठीक है, वे अपने चरागाहों तक पहुँचने के लिए समुद्र की लंबी दूरी तय कर सकते हैं, यहाँ तक कि गहरे पानी में भी उतर ज़्यादातर मैंग्रोव खाते हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? तो ये जो स्टेटमेंट है, खराई ऊँट गुजरात के कच्छ में नमक दलदल में पाए जाने वाले ऊँट की दुर्लभ नस्ल है। तो ये आपके सुंदरबन में नहीं बल्कि गुजरात में है। कहाँ पे? गुजरात में। और कहाँ? कच्छ क्षेत्र में। पहला गलत, दूसरा सही, यानी बी ऑप्शन हमारा जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 139। स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 के संदर्भ में इसका आयोजन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया गया था। ठीक है, यह ग्रामीण जल और स्वच्छता क्षेत्र की महिला चैंपियनों को सम्मानित करने के लिए आयोजित किया गया था। तो यहाँ पर जो है उस पर अगर हम बात करें तो महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा, तो सुजल शक्ति आयोजन ये जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? जल शक्ति, यानी ये गलत, ये सही, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 140। नई पेंशन योजना के संदर्भ में एनपीएस के तहत सरकारी नौकरी कर्मचारियों को पेंशन अंतिम आहारित मूल वेतन का 50% निर्धारित है। न्यू पेंशन स्कीम के बारे में बात करें तो ये कतई सही नहीं है। एनपीएस एक सहभागी योजना है जहां कर्मचारी पेंशन राशि वेतन के सरकार सिद्धांत के साथ करते हैं। ये सही, बी एक गलत, यानी 2 नंबर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 141। ITR 00693 हाल ही में समाचार पत्रों में था। तो ये क्या था? यह जीवाणु रोधी अणु है। क्या है? जीवाणु रोधी अणु है जो दवा प्रतिरोधी संक्रमणों से लड़ने में मदद कर सकता है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं अटल टिंकरिंग लैब्स सारथी संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार करें विचार भाई, और हमें भी बताएं क्या है इसमें। यह अटल टिंकरिंग लैब्स बढ़ते पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए एक व्यापक स्व निगरानी ढांचा है। यह क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण पर केंद्रित है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 143। निम्नलिखित में से कौन सा मिशन सहभागी का उद्देश्य है? संकटग्रस्त किसानों को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराना, सार्वजनिक क्षेत्र के बुनियादी ढांचे में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाना, भारत में श्रम प्रधान उद्योगों को विशेष कार्बन क्रेडिट प्रदान करना, राष्ट्रीय महत्व के 75 अर्धभूमियों को प्रबंधन करना। तो मिशन सहभागी जो है वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय
के 75 आर्द्रभूमियों को नेटवर्क का प्रबंधन है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 144। टेम्परेचर थर्मल डिक्लेरेशन LTD तकनीक की हाल ही में खबरों में देखी गई है। ठीक है, यह भौतिक प्रक्रिया जो कम से कम एक द्रव युक्त मिश्रण को छानने से अलग करने के लिए गर्मी का उपयोग करती है। बी, एक प्रक्रिया जिसके द्वारा हवा में जलवाष्प तरल पानी में बदल जाता है। सी, समुद्री जल को पेयजल में बदलने की तकनीक है। डी, आर्द्र पारगम्य झिल्ली को आर पार विलायक संचालन विलय में स्वच्छ उच्च सांद्रता की ओर होता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये है आपका समुद्री जल की पेयजल में बदलने की तकनीक LTD। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 145। क्या है 145, उसे देखते हैं। हर स्टेट प्लेटफॉर्म क्या है? स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने, महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया एक मंच। ओके, यह महिला बाल विकास मंत्रालय के अधीन है। तो ये महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करेगा और ये हर स्टार्ट गुजरात यूनिवर्सिटी स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर काउंसिल से संबंधित है। ये किसी मंत्रालय के अधीन नहीं है। ये सही यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। हार्सू क्रेव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? हर्षुकेंकड़ मृत और सड़े हुए पदार्थों का सेवन करके समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करते हैं। वे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 4 में सूचीबद्ध हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी बात सही होगी, तो यहाँ पर दोनों बातें जो हैं मित्रों सही होंगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 147। PM मित्र योजना के संदर्भ में इस योजना का उद्देश्य भारत को वैश्विक वस्त्र मानचित्र में मजबूती स्थापित करके आत्मनिर्भर दृष्टिकोण को साकार करना। ओके। दूसरा, ग्रीनफील्ड ब्राउनफील्ड साइटों में वस्तुनिष्ठ मानदंडों को करना, योजना कपड़ा मंत्रालय द्वारा जारी। ये तीनों बातें सही, ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 148। क्या है? हाल ही में समाचारों में देखा गया स्ट्रॉबेरी सेंस किससे संबंधित है? स्ट्रॉबेरी सेंस के बारे में यदि हम बात करें, अंतरिक्ष मिशन है, दिल की बीमारी है, जलवायु परिवर्तन है। तो स्ट्रॉबेरी सेंस एक कम लागत वाला स्टार सेंसर है जो छोटे क्यूसेट वर्ग के उपग्रहों को भेजता है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 149। क्या कह रहा है 149? 2023 में प्रदान किए गए पद्म पुरस्कारों से संबंधित 3 श्रेणियों पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री के रूप में दिया जाता है। किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा पद्म श्री सम्मानित, जबकि असाधारण विशिष्ट सेवा के लिए पद्म विभूषण। प्रत्येक वर्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये कौन सी बात सही है? पहली दोनों सही, जबकि तीसरी गलत, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। ठीक है, भारत में 106 पद्म पुरस्कार प्रदान करने की मंजूरी दी गई है। ठीक है, सरकार द्वारा पद्म पुरस्कार कला, सामाजिक कार्य, व्यापार, उद्योग, खेल, सिविल सेवा गतिविधियों में हैं। ठीक है, उच्च सेवा में विशिष्ट सेवा से सम्मानित किए जाते हैं। ठीक है, पद्म पुरस्कारों को मरणोपरांत गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिया जाता है, न कि स्वतंत्रता दिवस पर। आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। भोपाल में 7वें धर्म सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन ए दलाई लामा, शिवराज सिंह, मंगू भाई पटेल या इनमें से कोई नहीं। तो भोपाल में 7वें धम्म सम्मेलन का उद्घाटन भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा होगा? डी ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इस तरह मित्रों हम लोगों ने आज GS वर्ल्ड के 2 पेपर लगाए हैं और इसके साथ ही इसकी जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगी। और साथ ही मित्रों हमारे एग्ज़ामोफोबिया चैनल के माध्यम से आपके टॉपिक्स के कन्फ्यूज़न भी दूर किए जा रहे हैं। इतिहास के जो PT फैक्ट के लिए काफ़ी ज़रूरी है, तो आप उससे जुड़े रहिए। और इसके साथ ही RO ARO का एग्ज़ाम दोबारा से होगा, तो उसकी प्रैक्टिस हमारे चैनल के माध्यम से दोबारा फिर शुरू की जाएगी। तो हमारे चैनल में जुड़िए, मन लगाकर पढ़िए और आपका ध्येय आपको ज़रूर मिले, ऐसी हमारी चैनल की टीम की ओर से आपको शुभकामनाएँ हैं। जय हिंद।